हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करेंगे बीपीएससी के संदर्भ में। देखिए दोस्तों, बीपीएससी के संदर्भ में जो सभी लोगों का जो प्रश्न रह रहा है कि बीपीएससी के रिजल्ट में आखिर देर क्यों हो रही है। देखिए, इसका स्पष्ट एक जवाब है जो कि आप सभी लोगों को पता है कि बीपीएससी अपनी जो कार्यशैली है उसमें कुछ परिवर्तन की है और कॉपी के मूल्यांकन पद्धति में भी परिवर्तन हुआ है। इसके कारण थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है, लेकिन ये विलम्ब जो है लगातार बढ़ रहा है, जिसके कारण छात्र परेशान है और उनकी जो प्रश्न हैं वो लगातार जो है कि ऐसे प्रश्न आ रहे हैं कि परीक्षा लेने में अगर बीपीएससी इतनी मुस्तैद है तो रिजल्ट देने में मुस्तैद क्यों नज़र नहीं आती। और उनका प्रश्न वाजिब है। निश्चित रूप से बीपीएससी के द्वारा जो परीक्षाएं जो है अतिशीघ्र लेने का जो प्रचलन है वो कहीं ना कहीं छात्रों को प्रभावित करता है। AA का पेपर 17 दिन के अंदर ले लिया गया मुख्य परीक्षा, और रिजल्ट में इतना विलम्ब, तो फिर उस परीक्षा के आयोजन में इतनी जल्दीबाजी क्यों थी। जब कॉपी का मूल्यांकन का प्रोसेस ही 3 महीना बाद शुरू करना था तो परीक्षा को लेने में इतनी अरफा तरफी बीपीएससी ने क्यों मचाया। इस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह छात्र सवाल खड़ा कर रहे हैं, जो कि उचित है। बीपीएससी 67वीं के कॉपी का मूल्यांकन नहीं हुआ है पूरी तरह से। अभी मूल्यांकन का जो प्रोसेस है उसमें जीएस का ही कॉपी का मूल्यांकन लगभग हुआ है। होली के बाद जो है कि सुनने में आया कि कुछ विषय के मूल्यांकन पहले शुरू हुए थे। बहुत सारे विषय हैं जो कि होली के बाद मूल्यांकित किए जाने हैं। ऐसे में एक प्रश्न यह भी खड़ा होता है कि बीपीएससी 68वीं की मुख्य परीक्षा को क्या पूर्व निर्धारित तिथि पर बीपीएससी कराने जा रही है, और अगर ऐसे में इसका उत्तर हाँ में है तो क्या बीपीएससी 68वीं के कॉपी का मूल्यांकन भी इसी तरह से किया जाएगा, उसमें लेट लतीफ़ी होगी, और फिर 68वीं का ही जब कॉपी मूल्यांकित नहीं किया गया है तो ऐसे में बीपीएससी जो है कि आपको 67वीं का अगर कॉपी का मूल्यांकन नहीं हुआ है तो 68वीं के मूल्यांकन में अगर देर है तो परीक्षा के डेट में क्यों ना परिवर्तन किया जाए और परीक्षा का आयोजन कुछ समय के लिए आगे बढ़ा दिया जाए। निश्चित रूप से छात्रों का जो प्रश्न है वो लगातार हम लोगों के पास पहुंच रहा है, और निश्चित रूप से जो समस्या आ रही है, जो हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, इस बार बीपीएससी में कुछ जो है कि आपको परिवर्तन है जो चौंकाने वाला है। बीपीएससी पहले क्या होता था कि हिस्ट्री में फिक्स क्वेश्चन आप पढ़ के चले जाइए, आप जो है कि कवर कर लेते थे टॉपिक को, और जैसे कि आंदोलन था तो फिर आप बिरसा को पढ़ लीजिए, संथाल को पढ़ लीजिए लगभग, और जनजातीय विद्रोह एक क्वेश्चन यहाँ से आ ही जाते थे। 1857 की क्रांति पढ़ लीजिए, या फिर आप चंपारण आंदोलन पढ़ लीजिए, सहजानंद सरस्वती, यहाँ से भी एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन कला से। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। बीपीएससी ने अपने फॉर्मेट में तब्दीली कर दी है। यही बात करेंट वाले सेक्शन में लागू हो जाता है। अब जो है कि आपको जो है कि पढ़ने के तरीके में व्यापक परिवर्तन करने होंगे, तो ऐसे में छात्रों के साथ जो समस्या है और एक निबंध का जो पेपर है वो चुनौती को काफ़ी बढ़ा दिया है। और अभी जो स्थितियां हैं, चूँकि बदले पैटर्न पे पीटी एग्ज़ाम हुआ है तो कटअप को लेकर भी संशय है। छात्रों का एक वर्ग है जो मानता है कि कटअप 90 के आसपास रहेगा, वहीं दूसरे वर्ग का यह भी मानना है कि कटअप इस बार चौंकाने वाले होंगे और 85 के आसपास कटअप रह सकता है जनरल का। तो निश्चित रूप से जो छात्रों की परेशानी है उस पर सवाल होने चाहिए, और चेयरमैन सर बोलते हैं कि हम छात्रों से संवाद करते हैं, तो छात्रों के मुद्दे पर भी उन्हें संज्ञान लेना चाहिए कि आखिर उनके दिलों में क्या चल रहा है। बीपीएससी में अगर सुधार हो रहा है तो वो सुधार किसके लिए हो रहा है, यह भी सोचना जरूरी है। सिर्फ सुधार के नाम पे नहीं होना चाहिए। सुधार छात्रों के जो मनोदशा है उसको देखते हुए भी होना चाहिए, क्योंकि बीपीएससी में जो एसे का जो पेपर जोड़ा गया पूर्णतः नया परिदृश्य है बीपीएससी के छात्रों को, जो मूल रूप से बीपीएससी की तैयारी कर रहे थे। और हम लोग जो देख रहे हैं टेस्ट सीरीज में जो लड़के हैं वो
आपको निबंध के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। उनमें लेखन शैली में परिवर्तन करना होगा और कम से कम आप जब ऐसे लिख रहे हैं 900 शब्द में, 1000 शब्द में या 1200 शब्द में, तो उसमें सभी टॉपिक का समावेश होना चाहिए। ऐसे के जो डायमेंशन हैं उनके सभी पार्टों का जब तक उसमें समावेशन नहीं होगा तो आपको निबंध में नंबर बहुत अच्छे नहीं आ सकते। तो इसलिए आवश्यकता है समय दिया जाए इन छात्रों को और रिजल्ट में आयोग को सुधार करना होगा। आयोग जो प्रक्रिया अपनाती है उस प्रक्रिया के तहत आपको रिजल्ट भी समय पर देने का प्रयास करना चाहिए। देखिए दोस्तों, हम लोग जो काम कर रहे हैं अभी वर्तमान में जो टेस्ट सीरीज चल रहा है उसमें हम लोग यही प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र सुधार कर सके और हर एक आयामों को छात्र उत्तर में समाहित कर रहे हैं या नहीं, कहाँ समस्या है, ये सभी चीज़ों को आपको सुधार करना होगा, तभी आप वहाँ पर अच्छे फाइट दे सकते हैं। DI का सेक्शन में पूरी अच्छी तरह से आपको पकड़ होनी चाहिए। और जहाँ तक सवाल है ऑडिटर एग्ज़ाम का या BPSC 67 का, तो इन दोनों परीक्षाओं में इंटरव्यू का रोल बहुत बड़ा होने वाला है, चाहे CDPO की परीक्षा हो। हम लोगों ने जो अनुभव किया है उसमें एक बात तो स्पष्ट है कि जो बच्चे 85 प्लस, जनरल में 87 प्लस इंटरव्यू में ले आते हैं, वो कहीं भी रहे पोजीशन उनका, कहीं भी रहे उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। तो ऐसे में इंटरव्यू का भी रोल काफ़ी व्यापक है और इसको हल्के में नहीं लेना है। अभी जो आस पड़ोस में जो घटनाएं घट रही है, जो राजनीतिक गतिविधियां हैं या फिर जो मीडिया पे क्वेश्चन उभर रहा है, तमिलनाडु विवाद जो प्रकरण आया, वहाँ से मजदूरों का जो पलायन बताया गया कि हुआ है, वहाँ पर हिंसक गतिविधियां हुई है। हालांकि अभी यह जो है कि जांच का विषय है, यह मामला काफ़ी संवेदनशील है और इस पर वीडियो भी बने, बहुत सारे यूट्यूबरों ने भी वीडियो बनाया। अब कहा जा रहा है कि ये वीडियो जो हैं काफ़ी फेक वीडियो इसमें शामिल थे और कुछ स्क्रिप्टेड वीडियो भी बनाए गए हैं। तो क्या फेक पत्रकारिता को उचित माना जा सकता है? कुछ ऐसे पत्रकार भी हैं जो राजनीतिक घरानों पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा किए हैं कि मैं उन्हें भविष्य में मुख्यमंत्री बनने नहीं दूंगा। क्या एक पत्रकार के द्वारा ऐसी भाषा का प्रयोग करना उचित है? ऐसे प्रश्न भी आपको इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। तो आपको अच्छे तरह से बिल्कुल तैयार रहना होगा। उत्तर प्रदेश में लगातार बुलडोज़र वाली सरकार जो अभी योगी जी के नेतृत्व में कहीं चल रही है, उसका एक जो है उपनाम दे दिया गया है कि बुलडोज़र रणनीति पे काम करने वाली सरकार है। क्या बुलडोज़र चलाना सही है या गलत है? क्या वैसे ठिकानों पर जहां पर आतंकवादी गतिविधि या फिर गैर जिम्मेदाराना कार्यों को संपन्न किया जाता हो, उन ठिकानों पर बुलडोज़र चलाना नैतिक कदम सरकार का है या नहीं है? ऐसे प्रश्न इंटरव्यू में आपको पूछे जा सकते हैं। और उत्तर प्रदेश में अगर बुलडोज़र चलाया जा रहा है तो भारत के अन्य राज्यों में माफियाओं के ठिकानों पे बुलडोज़र क्यों नहीं चलाए जाते? बिहार में क्यों नहीं चलाया जाता? ऐसे भी प्रश्न आपको इंटरव्यू में आ सकते हैं। जनगणना को लेकर, जातिगत जनगणना को लेकर अभी चूँकि प्रोसेस में चीज़ें हैं, प्रशिक्षण के स्तर पे काम चल रही है, शिक्षकों को ही प्रशिक्षित किया जा रहा है, तो ये भी प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में। आपने देखा होगा कि पिछले विधानसभा में रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा बना और जो अभी वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी जी, उन्होंने रोजगार को लेकर एक बहुत बड़ा जो है कैंपेनिंग किया चुनाव में। और जब अभी आप देख रहे हैं नया गठबंधन जब से बना है, महागठबंधन, उसमें रोजगार के मुद्दे पर जो बातें चल रही है उसमें एक बहुत बड़ी समस्या है कि रोजगार के मुद्दे पर वादे तो किए जा रहे हैं, लेकिन रोजगार को क्रिएट करने के लिए अभी कोई स्पष्ट कदम नहीं उठाया गया है। पेपर में आप देख रहे हैं, मीडिया में देख रहे हैं कि रोजगार जो है कि सृजित किए गए, इतने रोजगार आ रहे हैं, 3 लाख शिक्षकों की वैकेंसी आएगी।
आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जब नीतीश गवर्नमेंट जब ये मुद्दा को ले गई थी नियोजित शिक्षकों का, तो नियोजित शिक्षकों को वेतन बढ़ोतरी का जो मुद्दा था, समान कार्य समान वेतन का जो मुद्दा था, इस मुद्दे पर जो है कि दलील रखी थी कि हम बड़े पैमाने पर भविष्य में शिक्षकों की नियुक्ति करने जा रहे हैं, तो ऐसे में इन लोगों को वेतन बढ़ाना हमारे लिए जो है संभव नहीं हो पाएगा। और चूँकि राइट टू एजुकेशन को लागू करना है तो शिक्षक और छात्र का अनुपात भी बढ़ाना जरूरी है। तो ऐसे में आखिर शिक्षक नियुक्ति कब तक, ऐसे भी प्रश्न इंटरव्यू में आपको पूछे जा सकते हैं। तमिलनाडु का जो प्रकरण है, उस मुद्दे पर जो बातें अभी चल रहा है, उसमें जो सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो मुद्दा है कि क्या बिहार में रोजगार के अवसर को उत्पन्न नहीं किया जा सकता। और ऐसे प्रश्न आपको इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं कि अगर रोजगार के संभावना को बिहार क्रिएट कर सकता है तो किन सेक्टर में कर सकता है, कहाँ पे सुधार की आवश्यकता है, और इस संदर्भ में सरकार के पक्ष को भी जानने का प्रयास आपको इंटरव्यू बोर्ड कर सकता है। तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, संवेदनशील मुद्दे हैं जिस पे आपको काम करना है। तो हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और कल समसामयिक मुद्दे पे एक क्लास भी होगी। और जो लोग जुड़ना चाहते हैं, हम लोग तो लगातार कह ही रहे हैं, इंटरव्यू में सुधार एक दिन में नहीं होगा। जो लोग सोचते हैं कि हम संस्थान से जुड़कर हम जो है कि सुधार कर लेंगे, मौलिक सुधार हो जाएगा, कहीं विशिष्ट व्यक्ति का दिया गया वक्तव्य ही हमारे इंटरव्यू में मौलिक परिवर्तन कर देगा, तो ये संभव नहीं है। इंटरव्यू आपके कॉन्फिडेंस लेवल को मापता है। इंटरव्यू आप में प्रशासनिक दक्षता, प्रशासनिक गुणों को समावेशित किए हुए गुण को आकलन करता है। ऐसे में आपको सुधार की प्रक्रिया क्रमशः जो है कि आपको नियमित रूप से करना है। ऐसे में मैं पहले भी बोला हूं कि न्यूज़पेपर आप लोग पढ़िए, और जिन लोगों को जुड़ना है हम लोगों की टीम से जुड़ सकते हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि पिछले 3 बार के इंटरव्यू टॉपर हम लोगों के संस्थान से रहे हैं। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो लोग हमारे फ़ोन नंबर 7004291557 या फिर 8709537366 पे आप कॉल कर सकते हैं, आप जुड़ सकते हैं। तो यही सब बातें आप लोगों से करनी थी। और प्रक्रिया अब चूँकि शुरू हो चुका है इंटरव्यू के लिए, जो है कि आपको तैयारी, मैराथन तैयारी का दौर रैंकर्स व्यू में शुरू हो चुका है। और इसमें ऑडिटर वाले बच्चे या फिर बीपीएससी के AAO के बच्चे इसमें जुड़ सकते हैं। निश्चित रूप से ये इंटरव्यू कार्यक्रम आपको कहीं ना कहीं सफलता की प्रत्याशा को काफ़ी बढ़ा देगा। और निश्चित रूप से जो छात्र 68वीं बीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर जिनकी सफलता की प्रत्याशा अधिक है, उनसे मैं एक ही बात कहूँगा कि अभी भी समय है, आप लोग समय नहीं गवा। 27 तारीख का वेट ना करें। देखिए, ऐसे में तो कम से कम आप लोगों को कहीं भी किसी भी संस्थान में, मैं नहीं बोलूँगा मेरे संस्थान में ही आप जुड़िए, अगर आपको पसंद आता हो, हमारे यहाँ जो टॉपिक दिए जाते हैं, बहुत सारे बच्चे लिखते हैं, उसमें सुधार के क्या क्या गुंजाइश हो सकती है, इस पे हम लोग बात करते हैं। तो अगर जुड़ना है तो हम लोगों के साथ भी जुड़ सकते हैं, और किसी अन्य संस्थान में भी जुड़ रहे हैं तो वहाँ भी जुड़ सकते हैं। लेकिन आपको सुधार करने होंगे, तभी आपके सफलता की प्रत्याशा रहेगी। चाहे आप जो है कि जीएस का पोर्शन हो, तो नियमित लिखने का आप लोग ज़रूर प्रयास करें, क्योंकि मेंस का नंबर भी बहुत डिसाइड करता है कि आपकी सफलता आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। और इस बार थोड़ा ज़्यादा विलम्ब हो गया है, इसलिए आप लोग जो आलोचना कर रहे थे, बहुत सारे लोग मैसेज भी किए हैं कि सर आप वीडियो क्यों नहीं आ रहा है। तो बहुत सारे सामाजिक काम भी होते हैं, और होली एक ऐसा त्यौहार है जहाँ पर आप सामाजिक जो है कि कहीं ना कहीं गतिविधियों में ज़्यादा जुड़ जाते हैं, और परिवार के साथ समय जो है व्यतीत करने का मौका भी कम मिलता है। तो ऐसे में आप लोगों से जो दूरियां रही उसके लिए मैं क्षमा ज़रूर चाहूँगा।
लेकिन आप लोग के साथ नियमित रूप से संवाद चलता रहेगा और आप लोग का जो प्यार है वो हमेशा मिलता रहे, इसकी हम लोग लगातार अपेक्षा भी करते हैं। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।